युवा पीढ़ी हमारी बहुत जिसको कहें तीव्र गति से आगे बढ़ने वाली मेघा शक्ति युक्त है और पूरी दुनिया हमारे भारत के युवाओं का लोहा मानती है। बस मैं एक ही बात कहूँगा, सब कुछ बढ़ो, आप अंतरिक्ष में सुभाष शुक्ला जी की तरह चले जाओ, लेकिन घर का जो आपका वातावरण है, संस्कार है, उसको मत छोड़ो। जो संस्कार से छूट जाता है, जो अहंकार में आ जाता है, अहंकार व्यक्ति की गुणवत्ता को समाप्त करता है, उससे बचना चाहिए। इस पृथ्वी के जो भगवान होते हैं, माँ जो होती है ना, कहती कि आज मेरा बेटा भूखा ना रहे, और पिता ये सोचता है कि कल मेरा बेटा भूखा ना रहे। तो ये साक्षात जो पृथ्वी के भगवान होते हैं वो माता पिता होते हैं। उनके आशीर्वाद और उनके संरक्षण में जो अपना जीवन को प्रारब्ध करता है, तो मैं समझता हूँ उसका जीवन निष्कंटक होता है। पहले बस यही कहने के लिए आया हूँ। ये लोकसभा यानी ये कुर्ता, मेरा कुर्ता है, ये लोकसभा है जिसमें आपने मुझे भेज दिया है। अब ये पैजामा ये दिनेश है जिसमें मैं अपने आप को देखता हूँ। वो पैजामा जब सेट होगा तभी अच्छा लगेगा, ये तो अच्छा नहीं लो। मैं जहाँ जाता था लोग कहते अरे साहब आप तो अटल जी का पैजामा है, और चुनाव में जीत गया। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आत्मा की आवाज़ में एक बार फिर हमारे साथ आत्म प्रकाश के साथ। और आज जिसकी आत्मा की आवाज़ आप सुनने वाले हैं वो राजनीति की, समाज सेवा की, सहजता की, जनप्रियता की एक जीती जागती मिसाल है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाएंगे जिनका बचपन लखनऊ, पुराने लखनऊ में गुजरा। लखनऊ में ही उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की। उसके पश्चात वो लखनऊ विश्वविद्यालय में अध्यापक बने। यद्यपि कई जगह उनका सिलेक्शन हुआ, 17-18 जगह, लेकिन चुना उन्होंने अध्यापन के कार्य को। शुरू से राजनीति में दिलचस्पी थी, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से होते हुए उत्तर प्रदेश के राजनीति के पटल पर लंबे समय तक रहे, आज भी चमक रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचे और इस समय माननीय सदस्य राज्यसभा हैं। मित्रों, हम आत्मा की आवाज़ आज जिनके साथ करेंगे, जिनकी आत्मा की आवाज़ आप सबके साथ साझा होगी, उनका नाम है डॉक्टर दिनेश शर्मा। डॉक्टर दिनेश शर्मा, आपका बहुत स्वागत है आत्मा की आवाज़ में। बहुत धन्यवाद आत्मा जी। आत्मा की आवाज़ में परमात्मा के विश्वास के साथ बातचीत शुरू करते हैं। बिल्कुल। और आज हमारे सारे दर्शक आपके जीवन के उन अनछुए पृष्ठों को पलटना चाहते हैं जो सामान्य रूप से आपने आज तक नहीं पलटे हैं। तो चूंकि उसकी वजह यह है कि आपका जीवन एक ऐसे व्यक्ति का जीवन रहा है जो बहुत ही सामान्य पृष्ठभूमि से उठा और सितारों की दुनिया तक का उसने सफ़र किया। तो आपका जो पूरा जीवन अब तक का है, 61 वर्ष आपकी आयु है। आप मुझसे आयु में बड़े हैं और मेरे सीनियर थे 1 साल विश्वविद्यालय में। तो आपने 1986 में एमकॉम किया और मैंने 1987 में किया। तो मैं तब से फॉलो कर रहा हूँ आपको। मैंने 1985 में किया, तो मैं तब से आपको फॉलो कर रहा हूँ। तो सुपर सीनियर आप मेरे थे। तो फॉलो करते करते अब स्थिति यहाँ तक आ गई है। आज मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अपने पूरे जीवन की इस गति को, अपने जीवन के आज तक के जीवन की यात्रा को आप किस रूप में लेते हैं? नहीं, मेरा एक ही रूप रहा है, क्योंकि रूप बदलना तो कुछ एक राजनीतिज्ञों का होगा। मैं राजनीतिज्ञ नहीं हूँ। मैं एक ही रूप में रहा, जहाँ रहता था वहीं आज भी रह रहा हूँ। जैसे पहले रहता था वैसे आज भी रह रहा हूँ। मैंने कोई चीज़ बदली नहीं है, ना अपना विश्वास बदला है, ना अपना निवास बदला है, और ना ही अपने लोग बदले हैं। मेरा मानना है कि जीवन की जो चर्या है उसमें एक समानता होनी चाहिए, विषमताओं के साथ एक आनंद होना चाहिए। क्योंकि बहुत संक्षिप्त जीवन मिलता है, थोड़े से जीवन में पता ही नहीं चलता कब आप बड़े हो गए। आप शिकायत करते करते बड़े हो जाते हैं। ये जो जीवन की अनंत यात्रा है, ये गतिमान तो दिखती है लेकिन व्युत्क्रम बहुत सारे हैं, और आप को जिनकी चिंता के लिए आप पूरा ज़िंदगी बिता देते हो, जिनकी चिंता करते करते आखिर में रोते रोते आप आए, और रोते रोते वो आपको चिता में, जिनके लिए चिंता करते हुए चिता में आपको
विदा कर देते हैं। तो इससे जीवन के बीच के क्षण समाज के साथ और आनंद के साथ, विश्वास के साथ और स्वाभिमान के साथ कैसे आप बिताएं, इसके लिए एक ही सूत्र है कि इस पृथ्वी के जो भगवान होते हैं, माँ जो होती है ना, कहती कि आज मेरा बेटा भूखा ना रहे, और पिता ये सोचता है कि कल मेरा बेटा भूखा ना रहे। तो ये साक्षात जो पृथ्वी के भगवान होते हैं वो माता पिता होते हैं। उनके आशीर्वाद और उनके संरक्षण में जो अपना जीवन को प्रारब्ध करता है, तो मैं समझता हूँ उसका जीवन निष्कंटक होता है। आपने माता पिता की सेवा की? माता पिता ने मुझे सेवा करके बड़ा किया जी। और अगर मैंने किया होगा तो मेरा कर्तव्य है। जी। कैसे किया, हम चाहते हैं जो आज की पीढ़ी है। नहीं, अम्मा, मैं सुबह उठता था तो मैं आंख बंद करे रहता, छोटा, बहुत छोटा कमरा था और उसी पे मैं ज़मीन पर लेटता था। तो सुबह उठते हुए अगर अम्मा दिखाई ना पड़े सामने तो मैं जोर से चिल्लाता था, अम्मा अम्मा। तो पिताजी मेरे से हंसी करते थे, खुद आके खड़े हो जाते थे वो आगे, तो कहने पहले अम्मा को बुलाओ। जब अम्मा को देखता था तब आँख खोलता था। और ये जो क्रम था, जब वो नहीं बाहर जाता था तो मैं अम्मा का जो चित्र होता था वो रख के करता था। और आज भी मैं महसूस करता हूँ कि माँ साथ में है। पिता कर्मशील, कर्मनिष्ठ थे, स्वाभिमान से जीना, उनका जीवन पांडित्य भाव का था। पुरोहित के रूप में, कर्मकांडी ब्राह्मण के रूप में पूजा पाठ से उन्होंने अपना जीवन शुरू किया। 10 रुपये से उन्होंने बिजनेस प्रारंभ किया था। और जिनसे 10 रुपये लिया था, एक शुक्ला कॉलेज के, मनसादीन शुक्ला कॉलेज के मालिक थे श्याम सुंदर शुक्ला जी। तो उनको उन्होंने पूरे जिंदगी जब तक वो जीवित है उसका ब्याज दिया। और मैं सोचता हूँ वो ब्याज भी लाखों में उन्होंने चुकता किया, लेकिन 10 रुपये वापस नहीं किए। और वो एक अच्छे प्रकांड विद्वान के साथ साथ एक अच्छे पहलवान भी थे। हाँ, मुझे याद पड़ता है मित्रों, आज हम जिनसे बात कर रहे हैं, जिनका स्वयं तो जीवन सबके सामने है खुली किताब की तरह, लेकिन उनके स्वर्गीय पिताजी के बारे में आपको जानकर ताज्जुब होगा कि वो पहलवान भी थे। हाँ, कुश्ती का शौक था उनको। हाँ। और वर्जिश करना। ये ठाकुरगंज में एक जगह है जहाँ आजकल टीबी का अस्पताल बना है, बाबा हजाराबाग कहलाता था। हाँ। तो बाबा हजाराबाग का अखाड़ा और गणेशगंज का आर्य समाज का अखाड़ा, कुछ अखाड़े थे लखनऊ के जो बड़े प्रसिद्ध थे। और एक ब्राह्मण वर्ग का एक लोग महाराज कहलाते थे, कहते थे वो बच्चू महाराज है, वो पुत्तन महाराज है, वो रामू महाराज है, वो पाधा महाराज, पिताजी को पाधा महाराज बोलते थे। अच्छा। तो ये महाराजों का एक समूह हुआ करता था जो बड़ा कुश्ती और शरीर को बनाना और साथ में पूजा पाठ, एक जब स्वर से श्लोकों का वर्णन करते थे मंत्र का तो पूरा गूंजता था शायद। तो एक अलग उनका जीवन शैली थी। संस्कृत का अच्छा ज्ञान था। मेरी माँ ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, साहित्य रत्न विशारद थी। और उनकी भी अनोखी एक कथा होती है कि अम्मा उसमें जो है क्वेटा एक जगह थी, पाकिस्तान में है जी, क्वेटा जी। तो मेरे नाना वहाँ पर सरकारी नौकर थे। अच्छा। मेरी नानी पढ़ी लिखी नहीं थी और मेरी माँ छोटी थी। तब तक वहाँ पे कुछ भूकंप आया और लोग वहाँ से भागने लगे। अच्छा। नाना कहाँ गए पता नहीं चला। नानी पढ़ी लिखी नहीं थी, जो सामने ट्रेन जा रही थी उसी में माँ को लेके, 2-3 साल की माँ रही होंगी, उनको लेके बैठ गए। अच्छा। वो ट्रेन चलते चलते बदलती, कहाँ पर बैठी, किस में बैठी, कहाँ बैठी, और जो मिलता था वहीं बैठ जाते थे। वो आखिर में चारबाग रेलवे स्टेशन पे आई। अच्छा। उसके पहले वो कहीं रुकी तो वो कुछ खाना वाना लेने के लिए माँ को गाड़ी में बैठाल के ट्रेन में, डिब्बे में, और खुद बाहर निकल गई नानी। तब तक ट्रेन चल गई, वो दूसरे डिब्बे पे बैठ गए। और जब चारबाग में वो रुकी तो उस समय बड़े निराश्रित लोग आया करते थे। तो यहाँ पे रानी लीला राम कुमार भार्गव हुआ करती थी, वो समाज सेवी थी। उनके संतान उस समय नहीं थी, बाद में तो 3 संतानें 4 संतानें हुई उनको। तो राजा राम कुमार भार्गव की पत्नी, जी, बाद में पद्मश्री भी हुई, हम सब जानते हैं। तो वो समाज सेविका थी, अनाथालय भी चलाती थी, वृद्धाश्रम भी चलाती थी, और महिलाओं का कल्याण वाला आश्रम भी शिशु भी चलाती थी। तो उन्होंने देखा कि एक लड़की रो रही छोटी सी, तो उनको बड़ा दया आ गया। उन्होंने उठा के गोदी में माँ को अपने घर ले आई। नानी कहीं और चली गई
नानी भी लखनऊ में किसी के वहाँ पे रहने लगी। अब उनको पता नहीं था गांव उनका कहाँ, गांव मेरा हैदरागढ़ के पास था, लेकिन वो नाम भी भूल गई, रहती रही। आखिर में उनको हुआ खाएं कहाँ से। साल भर के बाद नानी को वो लोग थे कि आपको कहीं काम दिला दें। अच्छा। तो रानी साहब के वहाँ खाना बनाने वाली महाराजी ने वो ब्राह्मणी को रखती थी। अच्छा। तो ब्राह्मणी का एक हुआ कि कोई ब्राह्मणी हो खाना बनाने वाली तो उसको रख लें। तो जो लोग परिचित थे नानी के, तो उन्होंने उनको कहा कि आप कर लो काम। तो नानी हमारी वहाँ पर जब आई तो उन्होंने देखा कि सामने एक छोटी लड़की रो रही है, और ये पता नहीं कि और रानी साहब अपनी बेटी की तरह पाल रही थी 1 साल के बाद। तो दौड़ के बिटिया बिटिया करके उसके लिपट गई। तो रानी साहब ने कहा नहीं तो मेरी बेटी है। तो उनका नहीं मेरी बिटिया ट्रेन पर छूट गई थी। उनका 4 बाग में कहे हाँ। तो बोली देखो भाई ठीक है, आप मेरे वहाँ रहो, आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है, आपको खाना बनाने की भी जरूरत नहीं, लेकिन लड़की नहीं देंगे। ये तो फिल्म का प्लॉट जैसे फिल्म की पटकथा होती है। तो उन्होंने बेटी की तरह मेरी माँ को पाला। हाँ। मेरे विवाह में भी वो मेरी नानी का ही दायित्व में रही। तो इस तरीके से वो जीवन बढ़ा और मेरी माँ को उन्होंने पढ़ाया लिखाया। बाद में उनके बच्चे हुए, अलग विषय है। फिर माँ का विवाह यहाँ पिताजी के साथ में हुआ। गरीब थे पिताजी, स्वाभिमानी थे। ब्राह्मण को पूजा पाठ का कितना पैसा कौन देता आजकल, पिक्चर में दे देगा, नाचने गाने में खर्च कर देगा, पिज्जा बर्गर खा लेगा, लेकिन कर्मकांडी ब्राह्मण अगर कथा करेगा, रामायण करेगा तो उसको वो कम से कम 100 रुपये देने में भी वो 100 बार सोचता है। ये दुर्भाग्य। तो वो उस तरीके से वो आए एक जीवनचर्या में 10 रुपये उनको श्याम सुंदर शुक्ला जी ने दिया था। तो उससे बिजनेस कागज का, रद्दी कागज का बिजनेस शुरू किया। आपके जीवन और बाद में वो काफी अच्छा बिजनेस, जी अच्छा बिजनेस किया उन्होंने। 150 लोग काम करने लगे एक समय पिताजी का। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो आपका बचपन गुजरा तो माँ और पिता दोनों का आपको खूब प्यार मिला, और मुझे ये भी पता है कि पिता के साथ आप जाया करते थे तो चाट और बताशे और टिक्की भी खूब खाया करते थे पुराने लखनऊ में, अहियागंज में और उधर पुराने लखनऊ की तरफ। तो आपके जीवन पर किसकी छाप? देखिए टिक्की बतासा तो मुझे मानी टंडन जी, लालजी टंडन जी खिलाते थे। अच्छा। उनको मैं चाचा जी बोलता था। लालजी टंडन जी भी पारिवारिक परिवेश में थे। पिताजी उनको अपना छोटा भाई की तरह मानते थे, डांटते भी थे, हड़काते भी थे, लेकिन वो नहीं मानते तो दिनेश आया चाट मंगाओ, तो पिताजी वो चाट मना करते थे, मत खाओ। बचपन में तो खुद खिलाते थे आपको, मेले में मेला ले जाते? शुरू में खिलाया, हाँ। लेकिन बाद में जो है मैं चटेरा हो गया तो कहते थे नहीं भाई। तो वो अलग, बड़ों की अलग बात होती है, उनका मार्गदर्शन अलग होता है। और मैंने देखा कि प्रारंभिक दौर पे कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने बच्चों को शिक्षा दी। हम लोग 3 भाई और 6 बहनें थी जी। और उनमें सबको पढ़ाना, सबको पालना और सबको रखना, ये भी एक चुनौती था। आजकल तो 1 बच्चे में, 2 बच्चे में लोग तमाम प्रकार की सोचने लगते हैं। हालांकि 1-2 बच्चे डेवलप नहीं करते, मैं तो मानता हूँ कि जब ज़्यादा बच्चे होते तो उनमें सोचने की, समझने की तीव्रता, उनकी बुद्धि की ज़्यादा होती है, ऐसा मैंने देखा है। तो हम लोग गरीबी में जरूर पड़े, लेकिन फिर बाद में एक बड़े बाप की बेटा हुए, यानी उनका बिजनेस अच्छा चला। और उन्होंने 2 कारें, पार्टी को सबसे पहली बीजेपी गाड़ी मानी कल्याण सिंह जी चलते थे। अच्छा। पिताजी की थी, बीजेपी कार्यालय दिया था, इसमें राम प्रकाश जी भी चले, राम प्रकाश गुप्ता जी। तो 2 गाड़ियाँ दी थी। एक तो US से 77-93 आज भी मैंने खड़ी कर रखी है, उसको स्मृति के रूप में। खाना 10 साल तक पिताजी ने, कई साल तक, 10 साल के अब और भी ज़्यादा साल, जो खाना होता था, लैया चना होता था, छोटेपन में मैं गाड़ी पे लेकर जाता था, वहाँ पे कार्यालय को दे के आता था कि कार्यालय के लोग आएंगे तो चाय चलेगा, खाना होगा। बाद में जब युवा मोर्चे का अध्यक्ष बना तो फिर मैंने वो भार उठाया। आदरणीय टंडन जी के घर से गोपाल जी लेके आते थे, कभी उनका टर्न होता था। अच्छा। और कभी मेरा टर्न होता था, पिताजी का। तो लैया चना तो यही काफ़ी हाउस के पास भुजुए की दुकान से आता था, बोरों में भर के, और खाना घर से पांडेगंज से हम लोग खरीदते थे। तो एक अजीब से वो पवित्र रिश्ते हुआ करते थे।
मित्रों, आज हम आत्मा की आवाज़ जिसकी सुन रहे हैं उनका नाम है डॉक्टर दिनेश शर्मा। डॉक्टर दिनेश शर्मा ने जब पढ़ाई लिखाई पूरी की तो उनको कई नौकरियां मिली, 17-18 नौकरियां मिली थी मुझे। 17 में से 16 में मैं सेलेक्ट हुआ था जी। और एक में बैंक का क्लर्कियल था, उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। लेकिन मैंने उस सब चीज़ को छोड़ के पार्ट टाइम लेक्चरर, मुझे था बचपन में, सामने गुप्ता जी का परिवार था, तो मैं हाई स्कूल इंटर की किताबें पढ़ने का भी मुझे शौक़ हो गया था। तो दूसरे तीसरे चौथे में रहा होगा, तो मुझे गोदी लेके गुरुजी कहा करते। तो मैं पूछता था, अम्मा ये गुरु क्या है? तो बोले बेटा सबसे बड़ा होता है, इसका राजा भी और रंक भी, राज्यपाल का बेटा भी और चपरासी का बेटा भी उसको सम्मान देता है, इसलिए गुरु से बड़ा कोई पद नहीं। मैंने कहा मैं गुरु बनूंगा, और सारी चीज़ छोड़ के मैं पार्ट टाइम लेक्चरर बना तो 1100 मिलता था। मेरे पिताजी बहुत गुस्सा हुए जब पता चला कि इनका लड़का 1100 रुपये में पार्ट टाइम लेक्चरर बना है। तो उन्होंने डांटने के लिए मुझसे बात नहीं की। 2 मेरे पास गाड़ियाँ थी पिताजी के पास, तो दोनों गाड़ियों को ड्राइवर को बुलाया। एक का नाम था जमील, एक का नाम था राम कुमार। अच्छा। बोले जमील तुमको कितना देता हूँ? उसने कहा पंडित जी आप 2000 देते। बोले तुम पढ़े हो? बोले पंडित जी बिल्कुल नहीं पढ़ा हूँ। कहीं नहीं, मेरा लड़का पढ़ा लिखा है, ये 1100 पा रहा है, तुम बड़े हो कि ये बड़ा है? तो मुझे लगा कि शायद पिताजी ने कोई संदेश दिया है मुझे। मैंने कहा मैं बनूंगा तो टीचर। अच्छा। और मैं उस दिन से मैंने कार पे बैठना बंद कर दिया। अच्छा। और मैं साइकिल से जाता था। बाद में जो थोड़ी बहुत तनख्वाह से आया तो मैंने 3500 रुपये में बजाज, जबकि मुझे मेरे लिए नई गाड़ी लेके खड़ी की थी बजाज की, उस पर मैं नहीं किया। फिर मैंने सेकंड हैंड बजाज सुपर ली और उस पर चला। और एक समय आया था, ये पिताजी का ही आशीर्वाद था कि मैं लगातार फिर लेक्चरर, फिर रीडर, फिर प्रोफेसर, कम उम्र में ही बना। तमाम बीजेपी के अनुसांगिक संगठन संघ विचार परिवार के मैं शिक्षण मंडल का बना। मैं विश्व हिंदू परिषद में रहा। मैं विद्या भारती में काफ़ी समय काम किया। मैंने संघ की जो विद्या भारती की पत्रिकाएं थीं, उन 2 पत्रिकाओं का मैं संपादक भी रहा। उसके बाद भाऊराव सेवानाथ ट्रस्ट बना, आदरणीय भाई जी ने किया था, तो उसका ट्रस्टी माननीय अटल जी, जोशी जी, ब्रह्मदेव शर्मा भाई जी, डॉक्टर सूर्यकांत जी ऐसे लोग थे। उसमें एक ट्रस्टी में भी था। फिर माधव सेवा आश्रम संघ का प्रकल्प था, वो बना पीजीआई के सामने, उसमें सम्मिलित रहा। यानी सारी चीज़ें विद्यार्थी परिषद, शिक्षण मंडल, राष्ट्रीय शैक्षिक संघ की यात्रा होते होते हम लोग श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन के रूपरेखा में एक टीम हुआ करती थी। हम लोग पार्क रोड पे बैठते थे। अच्छा। विश्व संवाद केंद्र की शुरुआत की थी। तो हम लोग जैसे नारा कोई बनाना है, आंदोलन की कंटिन्यूटी कैसे चल रही है, तो माननीय रामशंकर अग्निहोत्री जी थे, माननीय अधीश जी थे, विपिन बिहारी तिवारी जी थे, मैं था। तो उसमें मैं विश्व संवाद केंद्र की पहली पत्रिका विश्व संवाद पत्रिका निकाली, तो मैं उसका संपादक बना। और जो अभी राज्यसभा सांसद हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, तो मेरे छोटे भाई की तरह थे, तो मैंने उनसे आग्रह किया और अपने साथ मैंने उनको सह संपादक के रूप में रखा। हम लोगों ने काफ़ी समय श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन के समय पत्रिकाओं का प्रकाशन, निकालना, चलाना, एक आइडियोलॉजी को सामने लाना, उन प्रक्रियाओं में रहा। और पठन पाठन का क्रम मेरा जारी रहा। मैं यूनिवर्सिटी में लेक्चर कभी नहीं छोड़ा। और बाद में 3 बार मैं प्रदेश का अध्यक्ष यूथ का बना। और उसी समय मैं पर्यटन का चेयरमैन भी बना, मंत्री का दर्जा हुआ, पर्यटन की नीति बनाई मैंने। उसके बाद माननीय अटल जी को मैंने एक सुझाव दिया था कि युवा नीति होनी चाहिए, तो उन्होंने मुझे एक राष्ट्रीय युवा आयोग जो प्रधानमंत्री बने, तो अचानक उन्होंने ही मुझे उसी में कर डाला। अच्छा। और केंद्र के में मुझे ले गए और मैं अटल जी के सौभाग्यशाली हूँ, 5 चुनाव का मैं संचालन समिति में था। आपसे बड़ा स्नेह अटल जी का रहा है और ये बात पूरी लखनऊ को पता है कि आपके साथ उनका बहुत ज़्यादा स्नेह हमेशा उन्होंने किया आपको। तो उनकी कोई उनसे जुड़ी हुई, अटल जी बहुत महापुरुष थे, उनके बारे में कोई बात अगर कोई आपके साथ याद आती हो, कोई घटना, कोई यादों का तो एक भंडार है। और आज मैं जब अंतर्मन से कभी पूछता हूँ तो लगता है अटल जी निश्चित रूप में देव पुरुष थे। कभी किसी के प्रति कोई ग्लानि नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं,
किसी के प्रति क्रोध नहीं, कोई लालसा नहीं, एक मुंह फट भी थे तो एक प्यार भरा एक सागर था उनके मन में, और मैं उनका मुंह चढ़ा था, जिसको बोलते मुंह चढ़ा था। कभी कुछ बोल देता था, लोग कहते थे आप ऐसा ना बोला करो, जब प्रधानमंत्री हो गए तो उनका भाई अपना स्वभाव को बदलो, आप हमेशा राय देने से नहीं चूकते हो। मैंने कहा मेरा स्वभाव है, मैं वो बदल नहीं सकता। तो आदरणीय अटल जी ने मुझे अचानक ही महापौर के लिए टिकट दिया, कहा आदरणीय कल्लाद जी और सब लोग चाहते ही थे, लेकिन अटल जी का आया, पहले कल्याण सिंह जी का, बाद में अटल जी का, और कल्लाद मिश्रा जी ने कहा कि नहीं तुमको लड़ना है। फिर जब अटल जी ने कहा तो फिर मैं चुनाव लड़ा, और 104 बुखार था अटल जी को, लेकिन वो कभी नगर निगम के चुनाव में नहीं गए थे। मेरे कहने पर वो पहली बार कपूरथला की सभा में आए, उसके बाद उनकी सभा नहीं हुई। और वो दृश्य मुझे आज भी याद आता है कि उन्होंने एक ही कैसे व्यक्ति बदलता है, शब्दों का जो जाल तारतम्य होता है। अटल जी को लोग खड़े हुए कांप रहे थे, वो किनका हमारा नेता कैसा हो, कि अटल बिहारी जैसा। उनका ये कांपता हुआ, ये घुटनों का दर्द वाला नहीं, चलने वाला दौड़ने वाला नौजवान होना चाहिए। अच्छा, अब इतनी बात कही तो लोग फिर मेरी तरफ, अनजान व्यक्ति, यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाला टीचर, और उसको एकदम से उन्होंने लोगों के उसके लिए बोल दिया। अब थोड़ी देर के बाद अटल जी का दूसरा वाक्य था, लोगों ने कहा कि अटल जी, उनका कि आप मुझे क्यों कह रहे हो कि अटल बिहारी जैसा हो। उनका आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। एक ठाकुरगंज की एक कार्यकर्ता थी, तो उनका क्यों अच्छा लगा, आपका कुर्ता बहुत अच्छा है। अच्छा, उस दिन वो धोती नहीं पहने थे, पैजामा पहने थे। तो बोले मान लो मैं ये जो है नीचे पैजामा है और मैं पैजामा ना पहनूं, केवल कुर्ता पहनूं, तो उनका साहब ने कहा अरे बड़ा खराब लगेगा। अच्छा, पहले बस यही कहने के लिए आया हूँ, ये लोकसभा यानी ये कुर्ता, मेरा कुर्ता है, ये लोकसभा है जिसमें आपने मुझे भेज दिया है। अब ये पैजामा ये दिनेश है जिसमें मैं अपने आप को देखता हूँ। वो पैजामा जब सेट होगा तभी अच्छा लगेगा, ये तो अच्छा नहीं लो। मैं जहाँ जाता था लोग कहते अरे साहब आप तो अटल जी का पैजामा है, और चुनाव में जीत गया। अच्छा, आपने लंबे वर्ष तक शिक्षा दी बच्चों को, युवाओं को। आज के परिप्रेक्ष्य में आपने युवाओं के बदलते हुए मन के आप दृष्टा रहे हैं, देखा है आपने, पढ़ाया है लंबे समय तक। आज की जो युवा पीढ़ी है उससे क्या कहेंगे आप? नहीं, युवा पीढ़ी हमारी बहुत जिसको कहें तीव्र गति से आगे बढ़ने वाली मेघा शक्ति युक्त है, और पूरी दुनिया हमारे भारत के युवाओं का लोहा मानती है। बस मैं एक ही बात कहूँगा, सब कुछ बढ़ो, आप अंतरिक्ष में सुभाष शुक्ला जी की तरह चले जाओ, लेकिन घर का जो आपका वातावरण है, संस्कार है, उसको मत छोड़ो। जो संस्कार से छूट जाता है, जो अहंकार में आ जाता है, अहंकार व्यक्ति की गुणवत्ता को समाप्त करता है, उससे बचना चाहिए। मशीनीकरण की तरफ मत जाओ। आज का युवा बहुत सी जगह पे वो केवल संसार को ही समझ रहा है कि मेरी नौकरी, सुबह जाओ रात को लौटो भी, तब भी कंप्यूटर चल रहा है, फिर जाओ ना माँ से बात, ना पिता से बात, ना पत्नी से बात। तो ये जो मैकेनाइजेशन सिस्टम है, ये मशीनीकरण के कारण अमेरिका में सबसे ज़्यादा दुनिया के अवसादग्रस्त लोग पैदा हो रहे हैं। उनका कारण ये है कि उनकी दिनचर्या में मैंने चाहे जितना किया हो, आज 10 बजे मेरा फ़ोन साइलेंट होता, ऑफ नहीं होता है, और सुबह 4 बजे उठता हूँ। तो जो लोग 10 बजे फ़ोन करे होते हैं तो सुबह 4 बजे मैं कॉल बैक करता हूँ। तो लोग मेरा आदत जानते हैं कि 10 बजे के बाद फ़ोन नहीं करना है। ये लोग जानते हैं कि सुबह 5 बजे भी करेंगे तो मैं उठा लूँगा। आपको दूसरों की तरह आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है। आप वो चीज़ करो जो आपकी तरह दूसरा बनने की कोशिश करे। हर चीज़ को टाइम टेबल, खाना कितने बजे, सोना कितने बजे, कार्यक्रम में कितने बजे जाना, किसी चीज़ में विलंब नहीं होना। टाइम का शेड्यूल तय करो, लक्ष्य को तय करो। लक्ष्य ना मिले तो अब्दुल कलाम साहब कहते थे ना कि जब तक लक्ष्य को प्राप्त ना करो उसके पीछे आप दौड़ते रहो और आपको चैन की नींद ना आए, जब तक आपका लक्ष्य पूरा ना हो। तो सपने देखो, बड़ा सपना देखो, और उस सपने के पीछे भागते रहो जब तक उसको प्राप्त ना कर लो। मैं कहूँगा कि युवा हमारा इस तरफ अक्षरित है। ठीक बात। अच्छा, अब आपको हम वापस आज से 15 साल पहले ले जाना चाहेंगे, 2010
में 2010 में घटना घटी, जिस घटना के साक्षी लखनऊ के बहुत से लोग थे, मैं भी बना था उस घटना का साक्षी। घटना की दुर्घटना? नहीं, घटना, और बहुत अच्छी घटना। अच्छा अच्छा अच्छा। सन 2010 में आपका विवाह हुआ। ओह। कॉल्विन कॉलेज में लगभग, जिसको आप दुर्घटना मत कहेंगे मित्रों, लगभग 20,000 के आसपास उसमें लोग रहे होंगे, और देश प्रदेश का कौन व्यक्ति वहाँ उपस्थित नहीं था, वो चाहे प्रतिपक्ष हो, सत्ता पक्ष हो, और अनेक अन्य धर्म और जातियों के धर्मगुरु से लेकर लखनऊ के मानिंद लोगों तक सभी वहाँ पर थे। मैंने भी भोजन किया था, मुझे याद है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने जो विवाह करने का निर्णय लिया, जिसके जितना मुझे पता है वो काफ़ी एक तो लेट लिया, उसके बाद जब आपने तय किया कि हाँ मुझे विवाह कर लेना है माता पिता के दबाव और आग्रह के बाद, तो करीब 350 के आसपास आपके पास आवेदन पत्र थे, जिनमें से 6 को आइडेंटिफाई किया गया। तो मैं ये चाहता हूँ उस घटना का खुलासा आज आत्मा की आवाज़ में हो जाए। मैं बहुत सादा जीवन व्यतीत करता रहा जी। मैंने जीवन में प्रैक्टिस किया था कि कष्ट के समय भी मैं कैसे आनंदित रहूं, कम सुविधाओं में पूर्णता आनंद को मैं प्राप्त करूं। मैंने बिस्तर नहीं लगाया 2010 तक, ये आप किसी से पूछ सकते हो। पलंग भी अगर रहा हो पास में तो मैं नीचे ही लेटता था। और क्या खाना है, वो बगैर घी की रोटी, सुबह दूध फल, इसके अलावा सुबह 4 बजे उठना, रात को 10 बजे सोना, सुबह 1 घंटा योग पूजा प्रक्रियाएं, फिर पढ़ना दौड़ना जाना, ये सारी चीज़ें एक क्रम बंधा हुआ था। और मेरे जीवन का लक्ष्य था समाज को मैं पूरा समय दूँ। और मेरे मन में बहुत सारी चीज़ें आती थी, तमाम भ्रष्टाचार और इसका उसका, उसमें बड़ा बोलबाला होता था और मुद्दे बन रहे थे उस समय। तो मुझको लगा यार नेतागिरी की तरफ जाना है, तो उसका नेतागिरी में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि आज बेटे के लिए करना है, आज बेटी के लिए करना है, आज उनके बच्चों के लिए करना है, आज पत्नी के लिए करना है। तो अगर कोई नहीं होगा तो फिर किसके लिए? क्योंकि मेरे माता पिता तो समृद्ध थे, उनके लिए मुझे नहीं करना, तो वो मेरे लिए कर रहे थे कि मैं एक पीढ़ी खा सकूं, ऐसा वो करने की क्षमता रखते थे बाद में। तो मैंने सोचा मैं विवाह नहीं करूंगा, और अटल जी मेरे आदर्श थे। और क्या होता था, कोई दिखवा अगर आ गया, क्योंकि दिखवा आना स्वाभाविक ये था कि मैं थ्रू आउट फर्स्ट डिविजनर था, घर में बहुत अच्छा बिजनेस हो गया था उस समय। मैं एक गरीब बाप का बेटा पैदा हुआ था, लेकिन जब बड़ा हुआ तो मैं अमीर बाप का बेटा था, जिसके वहाँ 150 लोग काम करते थे। तो लोग आते थे स्वाभाविक रूप में। तो एक ही शब्द होता है, मेरा बेटा अटल वंशी है, वो अटल जी के रास्ते पे जाना चाहता है। अटल जी का रास्ता क्या है, बल्कि 1-2 बार अटल जी ने मजाक में कहा, अटल होना बड़ा मुश्किल है, अपनी बात पे अटल रहोगे मुझे नहीं लगता। हंसी में कहा तो भगवती शुक्ला जी थे, बोले अटल जी मैं लड़की इसके लिए ढूंढ ले आऊँ और ज़बरदस्ती करूँगा। माननीय उमर श्री भारती जी ने एक बार कहा कि मैं इसको कोई बिहार या कहाँ का होता है, वहाँ ज़बरदस्ती शादी कर दी जाती है। हाँ जी, वो पकड़ के उठा ले जाते हैं। बोली मैं इसकी इंतजाम वही कर रही हूँ। तो ऐसा हंसी पकड़ा हुआ तो मैं कहता था नहीं मेरा लक्ष्य दूसरा है। लेकिन मैं माँ की बात बहुत मानता था, सब जानते थे। मेरे घर पे एक फंक्शन होता है साल के पहले दिन, और उसमें तय होता है कि जितने रिश्तेदार हैं बुलाए जाते हैं, और घर का बुजुर्ग सारे ग्रीवांस से सुनता है। पिताजी सबके सुनते थे। कोई लड़की कहती अरे आपने मुझे आपकी तीज का नहीं भेजा, आपने बहना नहीं भेजा, घेवर नहीं आया, अनारसा की गोली नहीं आई, तो कोई कहता था दे वाली पड़ाके नहीं आए, कोई कुछ शिकायत की उसके वहाँ ज़्यादा चले गए, इसके वहाँ। ग्रीवांस ख़त्म होके फिर खाना होता था सबका, और कुछ तो कुछ गिफ्ट दिए जाते थे। पिताजी बहुत बीमार पड़ गए, तो युवा ये कार्यक्रम नहीं होगा। तो मेरी माँ ने कहा नहीं करना है। तो वो कार्यक्रम जब हुआ तो किसी ने मजाक में उनसे पूछ दिया कि अम्मा डॉक्टर साहब की शादी कब होगी? 1 तारीख। अम्मा बोल पड़ी 16 को होगी। अब 16 को शादी होगी, कहाँ होगी पता नहीं, लेकिन अम्मा ने कह दिया तो कह दिया। अब कुछ समाचार पत्र के मित्र ऐसे थे, नगर निगम देखते थे, उन्होंने निकाल दिया कि मेयर बनेंगे दूल्हा। और कभी मुझे पगड़ी पहनाई गई होगी किसी कार्यक्रम में, वो पगड़ी पहना के दूल्हा बना हुआ दिखा दिया। जागरण में मेरे एक मित्र थे,
अजय जी, तो उन्होंने पूरा एक बड़ा सा स्टोरी, फिर सुधीर मिश्रा जी ने एनबीटी में पूरा, हिंदुस्तान में शायद थे वो, सुधीर तब हिंदुस्तान में, और आजकल संपादक हैं जी। अजय श्रीवास्तव जी भी आज शायद नगर निगम ही देखते हो। तब उनकी देखा थी कि सहारा ने मोस्ट वांटेड दूल्हा करके एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखा दी, और कलराज मिश्र जी का एक बयान ले लिया। तो उनका कि 14 तारीख को मेरे लड़के की शादी है, और उसी जगह पे दिनेश का 15 तारीख को तिलक होगा। वाह, सब मानेगा नहीं, मतलब घोषणा पर घोषणा, कहने मानेगा नहीं, मेरा हक है उस पर, जैसे मेरा ये लड़का वैसे वो भी लड़का। अब लोग, मैंने न कार्ड छपाए, न मैंने किसी को न्योता दिया, न मेरे घर वालों ने न्योता दिया, न किसी को फ़ोन किया गया। अब एक ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, करेलाल जी का वो इंटरव्यू इतना हाईलाइट हुआ कि लोग आना शुरू हो गए। एक साथ कल्याण सिंह जी खड़े थे, तो दूसरी तरफ कल्लाद जी अभिभावक का रोल अदा कर रहे थे, तो मुलायम सिंह जी गेट पर लोगों को रिसीव कर रहे थे, और वो भी 6 बजे से और रात को 11:30 बजे तक। भाई साहब, लोग ये जानना चाहते हैं कि वो जो 6 फाइनली जो थे, वो 6 कौन थे, और उन 6 में से जो हमारी आज भाभी हैं, जयलक्ष्मी भाभी, अगर वो ना होती तो 5 और कौन सी हो सकती थी, उस पर प्रकाश डालिए। नहीं, 267 बायोडाटा फाइनली अम्मा ने छाटा, उसमें 6 छाटे थे। उसके बारे में बताइए। एक डॉक्टर थी, एक जज थी, एक आईएएस थी, और एक पॉलिटिशियन थे। मेयर और सांसद का उनका शायद ऐसे कुछ था दायित्व। और उसके बाद ये जहाँ मेरा विवाह हुआ, ये अध्यापिका थी, और एक पुलिस सर्विसेज में, ऐसी एलाइड सर्विसेज में थी। तो 6 बायोडाटा छांटे गए, और 6 बायोडाटा छांटने के बाद पर्ची लुटाई गई। पर्ची, अच्छा। हाँ। अब कुछ जगह पे बात चली थी, तो लगता था अगर कहीं भी विवाह होगा तो कुछ बड़े वरिष्ठ लोगों ने कहा है तो वहाँ पे विचार होगा, ऐसा मेरा वादा था। जब पर्ची लूटी तो वो पर्ची नहीं उठी, जहाँ पे 4 साल 3 साल पहले मना किया गया था कि मेरा लड़का अटल वंशी कह के जहाँ मेरा विवाह हुआ, पर्ची उनकी आई, अम्मा ने उठा लिया। पिताजी अनकॉन्शियस थे, दूसरी पर्ची उन्होंने उठा लिया, वो भी वही आई। अब क्या किया जाए? तो लोगों ने सलाह दिया कि जहाँ होना है उसके लिए ज़रूरी है, क्योंकि 30 साल के बाद, मेरे पिताजी कहा करते थे, 30 साल के बाद जन्म पत्र नहीं मिलाई जाती। जो इष्ट देव होते हैं या जो मंदिर होता है घर में, वहाँ पे पर्ची बना के लुटा देते हैं, और जो घर वाले का बड़ा उठा ले वहीं पे विवाह कर देना चाहिए। ऐसा एक प्राविधान हिंदू शास्त्रों में है कि नहीं मैं नहीं जानता, प्रचलन था ये। तो 15 लोग चुने गए घर के, भाई भाभी, बहन बहनोई, और एक मित्र भी। तो ऐसे लोग मिलके 15 पर्ची लुटी 15 बार। तो 15 में से 13 लोगों ने वहीं उठाया जहां मेरा विवाह हुआ। ये तो कमाल। तो ये डेमोक्रेटिक तौर पे सेलेक्ट हुए। अब मुझे था कि कैसे हो, तो मेरे घर वालों ने इनके घर वालों से बात किया, तो उन्होंने कहा उनके भाई की शादी थी। अच्छा। तो कहा तैयार है, लेकिन अब इतनी कम समय में तैयार कहाँ, तो लड़की वाले भी हम ही लोग थे और लड़का वाला भी हम ही लोग थे। तो श्याम परिवार, खाटू श्याम परिवार के लोग जनाती बन गए। तो आप देखते हो ये श्याम मंदिर है, तो वो लोग अभी भी जीजा जी बोलते हैं इसलिए कि वो लड़की पक्ष का बन के उन्होंने इंतजाम किया। और आप जैसा बता रहे हैं तो लोग आए उसमें, तो मैं गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया। और मैं कह सकता हूँ कि जो माता पिता ने सिस्टम तय किया, हम लोग सेम प्रोफेशन में हैं, और मतलब दोनों ब्राह्मण परिवार के भी, गौड़ ब्राह्मण परिवार के हैं, और हम लोग को बाद में जन्म पत्र मिलवाया तो सबसे ज़्यादा गुण भी मिलते थे मित्रों, आज आत्मा की आवाज़ में चर्चा हो रही है डॉक्टर दिनेश शर्मा से, और डॉक्टर दिनेश शर्मा की ज़िंदगी के उन तमाम पहलुओं पर विशेष रूप से बातचीत हो रही है जो प्रायः जिनकी चर्चा नहीं हुआ करती। लेकिन चूंकि आप सामाजिक जीवन में हैं और आपका जीवन आपका अपना जीवन नहीं है, आपका जीवन लोगों के लिए है, तो लिहाजा आपके सभी पृष्ठों के बारे में जानना सबका ये अधिकार है, और वो आज आप आत्मा की आवाज़ में उनको प्रदान कर रहे हैं। इसके लिए मैं सभी की ओर से आपको बार बार धन्यवाद देता हूँ। तो अब मैं डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहता हूँ कि राजनीति में ध्रुवीकरण तो होता है और हम राजनीति की बातें अपने पॉडकास्ट में करते नहीं, लेकिन एक बात आपसे हम जानना चाहते हैं कि
जितने भी धर्म हैं, खासकर लखनऊ में बहुधर्मी संप्रदाय के लोग रहते हैं, मुस्लिम भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, और प्रायः आप देखा गया है कि आप लंबे समय से आप ईदगाह में अनवरत जाते हैं ईद के दिन, और 25 दिसंबर को जो कैथेड्रल में फंक्शन होता है वहाँ पर आप अतिथि होते हैं। तो ये जो सर्वमान्य नाका गुरुद्वारे में नाके गुरुद्वारे में जी बिल्कुल, तो ये जो सर्वमान्यता है ये क्या संभव कैसे है आज के समय में? नहीं, देखिए, एक तो ईदगाह मेरे घर के पास में है, सामने रामलीला है गोस्वामी तुलसीदास जी के समय की। 70 साल मेरे पिताजी वहाँ के पदाधिकारी रहे और मैंने भी संचालन किया। ईदगाह के जो वर्तमान में मौलाना साहब हैं, उनके वालिद साहब मेरे पिताजी से काफ़ी अच्छे संबंध थे, और उसके बाद से जब मैं समझता हूँ शायद मैं पर्यटन का चेयरमैन बना, तब से मैं अनवरत रूप में जब ईद होता है तो मुझे अतिथि के रूप में वो उनका फ़ोन और पत्र या किसी को भेजना आना ये अभी जारी है। मुख्यमंत्री कोई हो, राज्यपाल कोई हो, कॉमन में रहता हूँ। और शिया समुदाय का भी मुहर्रम का जब मजलिसें होती हैं तो कई जगह जाना मेरा हुआ है, और एक दो जगह तो तकरीर करने का भी अवसर मिला है। और 25 दिसंबर का तो हमारे बिशप साहब मथाई साहब हैं, बहुत साल से वो लगातार जो होता है उसका चीफ गेस्ट मुझे ही बनाते हैं, वो तो जाने का सौभाग्य मिला है। और गुरुद्वारे का तो मैं जो चुनाव लड़ा था तो पहले बार गुरुद्वारा माथा टेक कर निकला था जी, वहाँ स्वरूपा मुझे दिया गया था, और एक अजीब सी शक्ति के साथ मैं चुनाव लड़ा था, तो वहाँ भी हर प्रमुख कार्यक्रमों में जाने का सौभाग्य मिलता है मुझे। तो ये संतुलन कैसे बना के रखते हैं? नहीं, देखिए, धर्म के प्रति मैं कट्टर हूँ। हिंदू और सनातन धर्म मेरा आधार है, और सनातन धर्म की मूल विशेषता है सबका साथ समन्वय करना। वो कहता मानव का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भाव हो, और प्राणियों में सद्भाव में तो जीव जंतु के साथ भी सद्भाव का, जल के साथ भी, जंतु के साथ भी, जंगल के साथ भी, उसकी बात सनातन करता है। तो सनातन के मूल में ही समन्वय और सब धर्मों के आदर की बात है। तो इसलिए जो सनातन को आज कोरोना, डेंगू, मलेरिया ऐसे नामों पर संबोधित करते हैं, वो नराधम शक्तियां नर्क में जाने लायक हैं। सनातन से बड़ा सहिष्णु धर्म दूसरा कोई नहीं है। मैं सनातनी हूँ, और सनातनी के नाते मैं सब धर्म का सम्मान करूँ, ये मेरा धर्म मुझे सिखाता है। ये मूल भावना में ही अंतर्निहित है। कभी किसी सनातनी को किसी देश पर आक्रमण करते सुना है आपने? ये औरंगजेब, ये तुगलक, और ये चंगेज खां, ये तुर्क, ये मुगल, ये यूनानी, ये फ्रांसीसी, सब हिंदुस्तान में आए, लूटा नोचा खसोटा बर्बाद किए चले गए, एक चीज़ नहीं लूट पाए, वो थी हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारे संस्कार, हमारे धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्रों को जलाया, ये सिखा को, यहाँ के जो ब्राह्मण थे उनकी जलाई, काटी, जनेऊ को जलाया। हिंदू जो समुदाय था उसको जातियों में बांटने की कोशिश किया आक्रांताओं ने, लेकिन फिर क्यों नहीं नष्ट कर पाए? धर्मशास्त्रों को जलाया, नालंदा तक्षशिला जलाया, उन्होंने उसको कंठस्थ कर लिया, पुनर्लेखन किया। हमारा धर्म बहुत जड़ें उसकी मजबूत हैं, और इतनी जल्दी वो टूटने वाली नहीं है। इसलिए किसी दूसरे धर्म में मैं जाता हूँ तो मैं उसका सम्मान करता हूँ, लेकिन इसका मतलब नहीं कि मैं अपने धर्म को भूल कर जाता हूँ। मैं केक नहीं काटता। केक काटने वालों को मैं हमेशा कहता हूँ, जहाँ केक कटता हूँ मैं खड़ा नहीं होता हूँ, कि ये केक जो होता है ना, ये भारत की संस्कृति नहीं है। ये आप जन्मदिन मनाते हो, हिंदुस्तान के हो, अंडे वाला केक लिया है, 7 साल का बच्चा है, 7 मोमबत्ती लिया है, लंबा सा चाकू ले आए, काट काट के छोटा छोटा करके अलग अलग करके बांट के कह दिया हैप्पी बर्थडे टू यू। नहीं, हमारे वहाँ क्या होता था, नुक्ती आती थी, बूंदी, अम्मा क्या उसका लड्डू मिला के लड्डू बना देते, या गुलगुला बनता था, लड्डू बना देते, रुचना लगाते थे, और तिलक करके सत्यनारायण भगवान की कथा और सुंदरकांड होता था। अब वो करके फिर हम लोग दीपक जलता था कि जीवन में उज्ज्वला प्रकाश हो, और माता पिता के चरण सबके चरण छुओ तो कहते थे बेटा जुग जुग जियो। ये होता था। अलग अलग जो बूंदी थी उनको एक करने की संस्कृति है, ये भारत की संस्कृति है, और अलग अलग काट काट के छांट के चाकू से बांट के करने की संस्कृति ये पाश्चात्य संस्कृति है। पाश्चात्य संस्कृति
प्रदर्शन है और भारत की संस्कृति दर्शन है। हम दर्शन को भूलकर प्रदर्शन की तरफ भागे जा रहे हैं और हम जो प्रगति की तरफ जाने वाला वो है प्रकाश, उसको बुझा के मोमबत्ती को कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। हम इन सब चीज़ों पे आप जो भी कहें मुझे, मैं सनातनी होने के नाते नहीं, मैं अपनी संस्कृति को भूल के उसको नष्ट करने की जो प्रक्रियाओं का ये जाल चल रहा है उसके खिलाफ मैं बात करता हूँ। क्या बढ़िया, कम शब्दों में आपने वो बात कह दी जो गागर में सागर भरने वाली जैसी बात है। तो अब जबकि हम अपने इस पॉडकास्ट के लगभग अंतिम चरण में हैं, मुझे 5 महीने पहले की एक घटना याद आती है मित्रों। मार्च का महीना था, यही साल 2025। राज्यसभा सांसद महोदय को दिल्ली में एक बहुत बेहतरीन घर आवंटित होता है। उस घर का जो पता होता है वो तुगलक लेन नाम की एक जगह है, तुगलक लेन में घर आवंटित होता है। और शाम तक खबर आती है कि वहाँ जो नाम पट्टिका लगी डॉक्टर दिनेश शर्मा, तुगलक लेन हट जाता है, विवेकानंद मार्ग हो जाता है। विवेकानंद मार्ग आपने उसको रीनेम कर दिया था, क्या हुआ था? देखिए क्या है, ये तुगलक नाम, इधर देखो, उधर बाबर, उधर तुगलक, उधर औरंगजेब, उधर तुर्कमान गेट, उधर मुगल गेट। अरे काहे को भाई मेरे, ये अब्दुल कलाम साहब नहीं हो सकते देश के आदर्श, ये अब्दुल हमीद अशफाक उल्ला खान नहीं हो सकते, ये ब्रिगेडियर उस्मान नहीं हो सकते जो देश के लिए थे। अगर कहो ये राणा प्रताप वीर शिवा, ये चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव और गांधी जी से लेकर तमाम लोग नहीं हो सकते क्या? दम घुटता है ऐसी जगहों पर जाने पे। मैं जानता हूं कि मैं महापौर 11 साल रहा हूं कि नाम कॉरपोरेशन बदलता है या सरकार बदलती है, मैं नहीं बदल सकता, मैं सांसद हूं, लेकिन अपनी बात को मैं कह सकता हूं। मैंने जब वहां पे मैं पहुंचा कि मुझे जाना है अपने वहां पे, कह भी सकते हैं, आप भाई साहब लिख भी सकते हैं, आपने लिख दिया था। मैं उसका भी किस्सा बताऊंगा आपको, वो अनायास हालांकि हुआ, लेकिन मैं प्रसन्न हुआ बाद में जी। वो लिखा अनायास हो गया। अच्छा। मुझे फ़ोन आया किसी कर्मचारी का कि साहब मैं पेंटर हूँ, मुझे लिखना है, आपकी नेम प्लेट बनानी है, मैं क्या लिख दूँ? तो हमने कहा जैसा आस पड़ोस हो वैसा लिख देना। तो कहीं विवेकानंद मार्ग लिखा हुआ था। अच्छा। तो उसने वो भी लिखा, फिर मुझसे कहा कि इसको तुगलक लेन भी लिखा है। तो हमने कहा फिर उसको छोटा सा लिखना और बड़ा सा उसको लिखना। कारण क्या था कि किसी ने मेरे घर का पता पूछा तो मैंने कहा गूगल से सर्च कर लो। जब गूगल सर्च करने लगे तो उसमें विवेकानंद मार्ग लिख कर आया। अच्छा। उसमें तुगलक लेन नहीं आ रहा। आज भी आप सर्च करोगे तो उसमें विवेकानंद मार्ग आएगा। तो मैंने विवेकानंद मार्ग बड़ा लिखा, छोटा सा तुगलक लेन को मैंने कहा अभी जीवित रहने दो, बाद में विधिक अनुसार ही इसका निस्तारण हो सकता है। तो मैंने नियम नहीं तोड़ा, लेकिन जो मन की अंतरंग भावनाएं थी उनको उजागर करने की प्रक्रिया में मैंने बाधा नहीं डाली। मित्रों, एक और किस्सा हुआ जबकि डॉक्टर दिनेश शर्मा मेयर्स की कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए इजराइल गए थे और भारत के प्रतिनिधि बनकर गए थे। मैं चाहूंगा उसके बारे में कुछ बताएं। नहीं, वो अनायास था। मैं यूपी मेयर काउंसिल का अध्यक्ष हुआ करता था। मेरी क्वालिफिकेशन या जो भी कहिए, मेरी एक्टिविटीज़ देखकर अचानक मुझे एक लेटर मिला कि इजराइल में अमेरिका के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है विश्व महापौर सम्मेलन और गवर्नर्स का, और एशिया से मुझे रिप्रेजेंट के लिए उन्होंने आमंत्रित किया। वाह। तो मैंने कहा मैं पैसा देके तो नहीं जाऊंगा, नगर निगम को पैसा खर्चा करके। तो उन्होंने जहाज़ का, रहने का, 7 दिन का खर्चा देकर मुझे बोला। तो प्रतिदिन वहाँ पर अलग एक्टिविटीज़ होती थी। मेरी पहली विदेश यात्रा थी वो, निहायत अकेला तनहा में गया। और जब वहाँ पहुँचता तो अलग उतरा था, मैं समझता बेरूत पे ही कहीं हवाई अड्डा वो इजराइल में नहीं था, वो उनके दुश्मन क्षेत्र में था। वहाँ से मैं रामल्ला होते हुए सड़क पे गया जहाँ भी घटनाएं घटी। एक तनावग्रस्त क्षेत्र में गया, टाइट सिक्योरिटी में। और जब वहाँ पहुँचा तो मुझे दूसरे दिन की नोट एड्रेस बोलना था इंफ्रास्ट्रक्चर पे। मेरे बगल में लंदन के मेयर ठहरे थे, वो अपना जहाज़ लेकर आए थे। अच्छा। तमाम मेयर थे, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क का मेयर भी अपना जहाज़ लेकर आए थे, उनका टीम। अकेला मैं, मेरे कोई सहायक भी नहीं। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों उन्होंने की टूरिस्ट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, उस समय मैंने कान्हा उपवन प्रोजेक्ट को और अब ट्रैफिक पार्क और इस प्रकार की कुछ प्रोजेक्ट्स तैयार किए थे। गोबर गैस से बिजली बनाने का प्रकल्प, तो हमको उसमें बोलना था। तो मैं पहुंचा
तो मैं बाहर क्या था, अभी आपको मैंने बताया कि मैं ज़मीन पर लेटता था और वहाँ पे मलमले गद्देदार गद्दा। लेकिन इजराइल में उस समय फ़लस्तीन का झगड़ा चल रहा था, तो उन्होंने सीसीटीवी कैमरे लगा रखे थे, कमरे में भी सीसीटीवी कैमरा था, मुझे अच्छा। पता नहीं। और केवल टॉयलेट को छोड़ के बाकी सब जगह सीसीटीवी कैमरा होता था। अब मुझे नींद नहीं आ रही थी रात को, सुबह बोलना मुझे, तो मैंने चारों तरफ देखा कुछ है नहीं, तो मैं आराम से उतरा बिस्तर से और ज़मीन पर लेट गया। जैसे ज़मीन पर लेट गया वैसे मेरी आदत थी, सो गया। अब मैं ज़मीन पर लेटा सोया, वो नीचे हमको लगता है कि वो जो इजरायली थे, हिब्रू बोलते थे, क्या कौन सी भाषा थी, हिब्रू ऐसी कोई भाषा थी, कोई हिंदी ना जानते थे ना अंग्रेजी जानते थे। हाँ, तो उन्होंने देखा कि अरे लॉर्ड मेयर ज़मीन पे, तो वो समझ गए कि इजराइल वगैरह, वो फिलिस्तीन वगैरह ने जहरीली गैस वगैरह कोई दे दी होगी, तो मेयर साहब का काम तमाम हो गया। अब वो करके उन्होंने चाबी, जो दूसरी चाबी थी, लगा के और कमरा खोला। मैं समझूं तब तक मुझे उठा के कि मेरा जो जहर है नीचे निकल जाए, मुझे उल्टी कराने के लिए उल्टा कर दिया। और मैं चिल्ला रहा हूँ, भैया मुझे छोड़ो। अंग्रेजी में हिंदी में कोई समझे नहीं रहे। तब तक भीड़ में वो आए, लंदन के मेयर बगल से वो आ गए। और आने के बाद जब वो आए तो उन्होंने पूछा क्या, तो उनको मैंने बताया भैया ये मैटर है कि मैं तो लेट आता है, ये मुझे पता नहीं क्या कर रहे हैं लोग। तो उन्होंने उनके साथ दुभाषिया था, सब अपना दुभाषिया लेके आए। उसने हिब्रू में समझाया कि भाई ये लॉर्ड मेयर मरे नहीं हैं, लॉर्ड मतलब बेहोश नहीं हुए हैं, लॉर्ड मेयर ज़मीन पर लेटते हैं, इनका आदत है। तो उनका लॉर्ड मेयर ज़मीन पर, उनके लिए एक आश्चर्य था। अब बात आई गई हुई और मैं वो लॉर्ड, मुझे दोस्ती हो गई लंदन के मेयर से, तो साइमन मिल्टन संभवतः नाम था। तो वो हम लोग फिर जाने लगे, उसमें बोलने के लिए जाना था। तो लिफ्ट में उनकी पत्नी आ गई और वो अलग हो गए। अच्छा। आओ, पत्नी चिल्लाई, साइमन प्लीज कम। साइमन इतना खुश हुए कि अंदर आके बोले कि ये जो मेरी थर्ड वाइफ है और ये जस्ट लाइक एज ए इंडियन लेडी, ये भारतीय नारी की तरह है जो मुझे कितना प्यार करती है। मैंने कहा मिस्टर मिल्टन ऐसा नहीं है, भारत की नारी तो आपकी तो तीसरी वाइफ है, और आप कह रहे हो कि 7 महीने से हम लोग साथ साथ हैं। उनका 7 महीने साथ साथ है मेरे, अभी तक डाइवोर्स नहीं हुआ। तो मैंने कहा डाइवोर्स शब्द तो हिंदुस्तान के, भारत की संस्कृति में है ही नहीं, उसका कोई तलाक उर्दू में है, डाइवोर्स अंग्रेजी में, लेकिन हिंदी में तलाक शब्द का कोई रूपांतर ही नहीं है, क्योंकि तलाक होता ही नहीं है। पति पत्नी का संबंध हुआ तो 7 फेरे में 7 जन्म तक साथ रहने का संकल्प होता है कि अगले जन्म में भी इसका हुआ। तो जान के बड़ा ताजुब हुए, बोले तो बड़ी अनोखी बात है। जब की नोट एड्रेस देना था मुझे वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और उन्होंने खड़े होकर कहा साहब मैं इंडियन कल्चर के संबंध में अगर इनसे थोड़ी देर बुलाया जाए तो अच्छा होगा। तो मैं भारतीय संस्कृति और हिंदू दर्शन पर आधे घंटे का लेक्चर था, तो उसमें 20 मिनट जब मैं उस पर बोला तो उनका और बोलिए, तो 45 मिनट में मुझे भारतीय संस्कृति, हिंदू दर्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर में दोनों बोलने हुआ। 3 दिन के बाद जब घोषणा हुई, वहाँ पर मोस्ट ऑनरेबल मेयर की घोषणा होती थी जेरूसलम में। अच्छा। तो उसको क्या कहते थे कि वो केवल 25% शुल्क लेते तो ज़मीन देते थे उसको अपने वहाँ रहने के लिए आजीवन, और आजीवन जेरूसलम डे पे उनको फ्री में आने का, रहने का 3 दिन का स्टे देते, जो मोस्ट ऑनरेबल मेयर होता। तीसरे दिन जब घोषणा हुई तो हम तो अपना बिस्तर उस्तर बांध के जाने की तैयारी में थे। तब पता चला कि साहब आप जल्दी चलिए, क्यों, आपको मोस्ट ऑनरेबल मेयर चुना गया इस वर्ल्ड मेयर का। और मैंने कहा क्यों है, तो पता चला भारतीय संस्कृति ने मुझे मोस्ट ऑनरेबल मेयर का दर्जा जेरूसलम में दिला दिया। क्या बात। तो अजीब सी, बहुत सुंदर, क्या सुंदर बहुत होते हैं। नहीं, ये बहुत ही गजब घटना हुई, और वहां आपने भारतीय संस्कृति की ध्वज पताका फहराई जेरूसलम में। मित्रों, आज हम आत्मा की आवाज में बात कर रहे थे डॉक्टर दिनेश शर्मा से। डॉक्टर दिनेश शर्मा के जीवन के तमाम वो अनछुए पृष्ठ जो उन्होंने पलटे नहीं थे आज तक कहीं भी किसी भी साक्षात्कार में, वो उन्होंने आपके साथ 2-4 किए। हम बहुत धन्यवाद देते हैं डॉक्टर दिनेश शर्मा को अपनी हृदय की अतल गहराइयों से कि आपने समय निकाला और हमारे पॉडकास्ट में आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो अपने घरों में बैठकर आत्मा की आवाज़ को देखते हैं और हमारे बारे में चर्चा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आत्मा की आवाज़ की पूरी टीम की ओर से नमस्कार।